हमेशा एनसीईआरटी को आप लोग फोकस में करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आगाज करना चाहूंगा, आरंभ करना चाहूंगा अपने मूल बिंदु से, वो है दिल्ली सल्तनत। तो लिखेंगे सबसे पहले, बिल्कुल शुरू से लिखिए, मध्यकाल का दूसरा भाग, मध्यकाल का दूसरा भाग दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है, जो 1206 से लेकर 1526 तक, जो 1206 से लेकर 1526 तक। फाउंडेशन कक्षा में मैं 4 से 5 बार बोलता हूं, इस कक्षा में 2 से 3 बार बोलूंगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा बातों को लिख पाएंगे, ठीक है कि नहीं। और हमारा जो उद्देश्य है कि आपका पूरा एक सिलेबस भी हो जाए, आप भी थोड़ा सा तेजी लाइए तो अच्छा रहेगा। पूरा हाफ आपको रूटीन बना के दिए हुए हैं कि आपको क्या करना है। 100 क्वेश्चन तो रोज बनाना चाहिए कम से कम, ठीक है कि नहीं। और इतने सारे मटेरियल्स हैं कि मैं क्वेश्चन नहीं भी तैयार करूंगा तो भी आपका काम चल जाएगा। 150 में आजकल क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो क्वेश्चन जरूर बनाइए, क्वेश्चन बनाने से आपके मेमोरी भी शार्प होती है और कंसेप्ट भी क्लियर होता जाता है, ठीक है कि नहीं। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो क्रिकेट का मैच क्या खेलिए, केवल कोच से या जान लीजिएगा क्रिकेट कैसे खेला जाता है, उससे काम नहीं चलता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो अभी मैंने कहा कि 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एक ऐसा काल है, इस काल में एक लंबे अंतराल के बाद दिल्ली प्रशासन गांव तक भी पहुंचा, और गांव तक पहुंचाने का श्रेय जिस सुल्तान को जाता है, उस सुल्तान का नाम था, आप लोगों ने पढ़ाई है, जिसने इक्ता व्यवस्था को जन्म दिया, ठीक है। और इक्ता व्यवस्था को किसने जन्म दिया, इल्तुतमिश ने जन्म दिया। और पेनिट्रेशन को बढ़ाने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, जब फूत मुकद्दम पे भी उसने प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। जो छोटे छोटे जमींदार थे, भूस्वामी फूत, जो चौधरी थे मुखिया, जो परीक्षा में बीपीएससी में पूछा गांव का सरपंच, तो गांव का सरपंच और गांव का मुखिया वही है, ठीक है। मुखिया तो आधुनिक शब्दावली है, उस समय सरपंची कहा जाता था। इस बात को ध्यान में करके रखेंगे, ये सब चीज आपके नोट्स में भी है, एनसीईआरटी में भी है। जो मैं बार बार कहता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। हम कितना भी पढ़ा दे, लेकिन एनसीईआरटी 2 बार 3 बार अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन। यदि 1333 में इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो सिंध पहुंचा तो 1333 याद रहना चाहिए। बताने के क्रम में मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि यह कोई तथ्य नहीं, लेकिन यदि सत्य पर विचार करना इब्न बतूता के संदर्भ में, इब्न बतूता के संदर्भ में सत्य पर विचार करे तो हो सकता है इस लाइन को भी दे दे, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है कि नहीं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि थोड़ा पढ़ो पढ़ो, और इससे अच्छा अवसर भी नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं। नींद आए तो आंखों में पानी लगा लो, लेकिन थोड़ा फ्रेश हो जाओ, बाहर घूम जाओ, लेकिन पढ़ो, मूल बिंदु पे आइए, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु यह है कि 5 वंशों में बटा हुआ था, वो था गुलाम वंश 84 साल, खिलजी डिनेस्टी 30 साल, और तुगलक डिनेस्टी 94 साल। हमारा टारगेट इसी तीनों का है। आज हम देखते हैं कहाँ तक आप लोग को 9:45 बजे तक पढ़ा पाते हैं, क्योंकि 9:45 बजे के बाद फिर आपका बिहार एक परिचय भी है। गुलाम वंश तो मैं खत्म कर ही दूंगा। हम लोग आरंभ करना चाहेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश को इलवरी तुर्क, इलवरी तुर्क या मामलुक वंश, मामलुक वंश, मामलुक वंश या दास वंश के रूप में जाना गया, दास वंश के रूप में जाना गया, दास वंश के रूप में जाना गया। परंतु परंतु इसे इलवरी तुर्क कहना ज्यादा समीचीन है, परंतु इसे इलवरी तुर्क कहना ज्यादा समीचीन है, ज्यादा समीचीन है, ठीक है। इलवरी तुर्क कहना ज्यादा समीचीन। उल्लेखनीय है कि नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद का साम्राज्य 3 भागों में बटा। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद
उसका साम्राज्य मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 3 भागों में बटा, और वो 3 भाग था। पहला था गजनी, जिसका नेतृत्व संभाला यालदोज ने। दूसरा था सिंध, जिसका नेतृत्व संभाला कुवाचा ने। और तीसरा था उत्तर पश्चिम भारत, और जिसका नेतृत्व संभाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखिएगा, जिसका नेतृत्व संभाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को आरंभिक संस्थापक कहा जाता है इलवरी दास वंश का। उसके बाद इस वंश में बैठने वाले आराम सा थे, कुछ ही महीनों के लिए बैठे, जितने आराम से बैठे उतने आराम से निकल गए। इल्तुतमिश थे 1211 से लेकर 1236 तक, रजिया सुल्तान थी 36 से 40 तक, और फिर बीच के किसी शासक को याद न रखें, गयासुद्दीन बलबन को याद रखें 1266 से लेकर 1286 तक। यही ऐबक का साम्राज्य था, यही ऐबक का साम्राज्य था, याद रखिएगा। एक एक करके मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको कठिनाई नहीं होगी। यही ऐबक का साम्राज्य था जिसको आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, और वहीं से कॉपी पेस्टिंग करके आप तक पहुंचाया गया है। ठीक है, ऐसे भी यूपीएससी की कक्षा होती तो मैं तो जरूर कहता कि एनसीईआरटी के मैप को भी देखिए। ये थट्टा का क्षेत्र है जो सिंध में था, इस बात को भी ध्यान में रखिए, ठीक है कि नहीं। ये गजनी का क्षेत्र था जहाँ पे यालदोज शासन कर रहा था। ये सिंध का क्षेत्र था, ठीक है कि नहीं, जहाँ आपके कुबाचा साहब थे। ये लाहौर का क्षेत्र था, यहाँ से ये लाहौर के क्षेत्र में दिल्ली, अजमेर, फिर यहाँ से आगे तक ये दिल्ली सल्तनत का सीधे नियंत्रण वाला क्षेत्र था। कालांतर में यालदोज के साथ भी मामलुक वंश के, इलवरी तुर्क वंश के 7 सुल्तानों का संघर्ष होता है, तो इतिहास में तराइन के तीसरे युद्ध के रूप में जाना जाता है। और आप लोग को याद होगा कि यह संघर्ष गजनी के यालदोज के साथ ही हुई थी। आगे लिखाएंगे भी, लेकिन पहले सुन लीजिए, आगे लिखिएगा, फिर आगे लिखेंगे। ऐबक, ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह प्रथम तुर्क शासक, वह प्रथम तुर्क शासक, वह प्रथम तुर्क शासक था, वह प्रथम तुर्क शासक था। साथ ही न तो उसने सुल्तान की उपाधि ली, न खुतबा पढ़ा। साथ ही न तो उसने सुल्तान की उपाधि ली, न तो उसने सुल्तान की उपाधि ली, और न ही खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ा, केवल मल्लिक और सिपह सलार की पदवी धारण की। केवल, कुछ लोग कैमरा खोल लेंगे तो मुझे देखकर पढ़ाने में अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं कभी कुर्सी को देखूंगा, कभी दीवार को देखूंगा, कभी टीवी को देखूंगा। सतीश चंद्रा भी देखे सर। अरे अभी पूछो मत, अभी मैसेज वही करो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पूछने के लिए व्हाट्सएप है ऑलरेडी, जुडिशियस उपयोग कीजिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छा। अर्जन साहब भी आ गए हैं, सब लोग। नीतीश कुमार, नूतन कुमारी भी दिखाई दे रही हैं, और कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, किरण कुमारी भी। अच्छा, सब अपना अपना झलक दिखला रही हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कविता जी भी दिखाई दे रही हैं। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। केवल मल्लिक और सिपह सलार की पदवी से ही संतुष्ट थे, ठीक है, संतुष्ट, संतुष्ट। लेकिन इतिहास सिर्फ इसी 2 कारण से याद नहीं रखता है, ठीक है। इतिहास में उन्हें लाख बख्श उदारता के कारण जाना गया। लाख बख्श उदारता के कारण जाना गया, उदारता के कारण जाना गया। लाख बख्श
उदारता के कारण जाना गया। इसके अतिरिक्त हातिम ताई भी कहलाया। हातिम ताई कुरान ख्वा के रूप में भी जाना गया। हातिम ताई कुरान ख्वा के रूप में भी जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट, लाहौर रावी नदी के तट पर की राजधानी थी। आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में आप बहुत सारी बातों को जानते होंगे। विशेषकर 1929 का जो लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन है, जिसमें प्रथम स्वाधीनता दिवस और पूर्ण स्वराज की संकल्पना और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता, उसे भला आप कैसे भूलेंगे। इसी कड़ी में फिलहाल लाहौर उसकी राजधानी, इसको याद रखिए। ये सब बातें इस कक्षा में इसलिए बोलता हूं कि आप याद रखिए। यदि मैं यह पूछ दिया आपसे कि बिहार विधान परिषद कब से काम करना शुरू किया, मैं कुछ भी अभी इस कक्षा में पूछ सकता हूँ। 1913 से काम करना शुरू किया। मैं यह भी आपसे परीक्षा में आपके इस कक्षा में पूछ सकता हूँ कि प्रथम गवर्नर कौन थे, भारतीय गवर्नर, जो बिहार और बंगाल के गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। बहुत बढ़िया, एसपी सिन्हा। इसी तरह का हमको उत्तर चाहिए, ठीक है कि नहीं, क्योंकि सारी बातें इतनी बार की गई है कि पूछो मत। अच्छा, पृथ्वीमाला भी दिखाई दे रही है, ठीक है कि नहीं। तो पृथ्वीमाला लिखते समय एसपी छोड़ दी है और सिन्हा जी लिखिए, चलो काम चल जाएगा तुम्हारा। मूल बिंदु पे आ जाइए। हम लोग फिलहाल यहाँ पर यह देख रहे हैं कि लाहौर इसकी राजधानी थी। कुरान ख्वां और लाख बख्श एवं हातिम ताई के नाम से जाना गया। लाहौर काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाहौर में उस चौगान को खेलते हुए जो आधुनिक पोलो है, उसको खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। तो लिखेंगे 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई। चौगान खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सिर्फ इतना, ये तो हुआ पीपीटी, एक प्रतीक चिन्ह है कि चलो अच्छा है, क्लास को थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए। मूल बातें तो अभी शेष, और मूल बातें क्या शेष है, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में इसके योगदान, और सांस्कृतिक क्षेत्र में इनके योगदान थे कुतुब मीनार, जो बख्तियार बिन काकी के याद में, प्रसिद्ध सूफी संत के याद में बनाया था। सांस्कृतिक क्षेत्र में इनके योगदान थे कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था, इसमें हरकेली नाटक उत्कीर्ण है, जिसकी चर्चा कल ही की गई थी। ये आपके सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। याद रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा किया इल्तुतमिश ने। याद रखिए कि इस कुतुब मीनार से जुड़ा हुआ हमारा फिरोज शाह तुगलक भी है, हमारा सिकंदर लोदी भी है। ये जो भी शासक इससे जुड़े हुए रहे, उसे भी आपको याद करके रखना चाहिए, जिसकी चर्चा मैं समय समय पर गाहे बगाहे आपके समक्ष करता हूं। तो लिखिए, फिलहाल सांस्कृतिक क्षेत्र में, पहले ध्यान से खूब सुनिए। सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किया जिसमें हरकेली नाटक उत्कीर्ण है। जिसमें कौन सा नाटक उत्कीर्ण है? हरकेली नाटक उत्कीर्ण है, याद रखिए। नेक्स्ट, बख्तियार का प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी के याद में, प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी के याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया, जिसकी ऊंचाई लगभग 240 फीट थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया, जिसकी ऊंचाई 240 फीट थी, और वो इस्लामिक विजय का प्रतीक था। और वह
इस्लामिक विजय का प्रतीक था। इस मीनार को पूरा कराने का श्रेय, इस मीनार को पूरा कराने का श्रेय, इस मीनार को पूरा कराने का श्रेय, देखिए आपको विषय में रोचकता प्रदान करने के लिए कुतुब मीनार को भी दिखा दिया गया। इस मीनार को पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। इसके पुनर्निर्माण करने में फिरोज शाह तुगलक, इसके पुनर्निर्माण करने में फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी का भी अहम, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी की भी अहम भूमिका रही, फिरोज शाह तुगलक की भी अहम भूमिका रही, फिरोज शाह तुगलक की भी अहम भूमिका रही, अहम भूमिका रही। देखो ये कुतुब मीनार है और इसके बगल में एक देखो आर्क की तरह ये अलाई दरवाजा है। अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। लिखेंगे नोट में, नोट। ऐबक के पास, ऐबक के पास का कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा के निर्माण का श्रेय, अलाई दरवाजा के निर्माण का श्रेय, अलाई दरवाजा के निर्माण का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं भी देखी होगी तो वो भी देख सकता है कि 2.5 दिन का ये झोपड़ा है, ठीक है, जो अजमेर में है और इसमें हरिकेली नाटक उत्कीर्ण है। ये पहला मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसे भी ध्यान रखेंगे, नोट में लिख दो। पहला मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था। पहला मस्जिद दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। आपकी जानकारी में मैं, आपकी जानकारी से मैं जानना चाह रहा हूं कि एक किताब बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, फख्र ए मुदबिर। ये फख्र ए मुदबिर, ये फख्र ए मुदबिर, फख्र ए मुदबिर पुस्तक के लेखक कौन थे और ये किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में तो टिक लगा भी दीजिएगा। बहुत बढ़िया, मनीष कुमार ने सबसे पहले उत्तर दिया है और उनका नाम था हसन निजामी और वो ऐबक के दरबार में ही रहते थे, ठीक है। तो ये लिख देंगे, हसन निजामी इसके लेखक थे, हसन निजामी। और ये ऐबक के दरबार में रहते थे, और ये ऐबक के दरबार में रहते थे, और यह ऐबक के दरबार में रहते थे, या ऐबक के दरबार में रहते थे। बस इस किताब को भी ध्यान में रखिएगा। क्या नाम था इसका? एक बार आप लोग लिख करके हमको 10-20 लोग दिखा दीजिए, तो थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल भी मैं देखूंगा कि ये किताब कौन सा था और किसने लिखा। जल्दी जल्दी। हसन निजामी नहीं लिखना है, किताब का नाम लिखना है। हसन निजामी तो आसान है। फख्र मुदबिर चलेगा, वाह बहुत अच्छा, ठीक, वाह सबसे अच्छा लिखा है रोशन चौधरी, एकदम हिंदी में शुद्ध शुद्ध, ठीक है, ठीक। फख्र, 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 वाह ख है, आप फख्र लिख दिए, फख्र, चलेगा चलेगा, चलिए ठीक। तो अब याद, इसे याद रखिएगा। तो इस तरह से आपने कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लिया। कुतुब ऐबक के बाद गद्दी पे आराम से बैठे, आराम से उतर गए, खत्म हो गई बातें। अब लिखिए, ऐबक के बाद गद्दी पे आराम से बैठे,
उसके बाद हो गया, पीयूसी जी खत्म होगी बातें। उसके बाद इल्तुतमिश बैठे। इसके बाद इल्तुतमिश बैठे, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जिन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वे इलवरी तुर्क थे। इलवरी तुर्क थे और उनके नाम का अर्थ था साम्राज्य का स्वामी। वह इलवरी तुर्क थे। एवं नेक्स्ट पॉइंट, एवं दिल्ली का पहला स्वतंत्र शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली। दिल्ली का पहला स्वतंत्र शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली। सुल्तान की उपाधि ली। ठीक है। एवं बगदाद के खलीफा से खलीफा पत्र को प्राप्त किया था। बगदाद के खलीफा से, खलीफा का नाम था अल बिल्लाह, लिख लीजिए, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, अल बिल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट तथ्यों में है इल्तुतमिश ने इक्ता की व्यवस्था की शुरुआत की। इल्तुतमिश ने इक्ता की व्यवस्था की शुरुआत की और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास किया गया। ठीक है। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास किया गया। फिर लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि इल्तुतमिश मुद्रा का सुल्तान भी था। मुद्रा का सुल्तान भी था और चांदी का, इस कड़ी में चांदी का टका और तांबे के जीतल का प्रचलन किया। चांदी का टका किसका था? चांदी का। जीतल किसका था? तांबे का प्रचलन किया और दिल्ली में एक टकसाल भी स्थापित किया, क्योंकि दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो लाहौर से दिल्ली राजधानी लाने वाला भी वही पहला शासक था। लाहौर से दिल्ली राजधानी लाने वाला पहला शासक भी वही था, याद रखिए। नेक्स्ट, इन्होंने कुतुब मीनार को पूरा किया। जो लगभग 240 फीट 73 मीटर, ठीक है कि नहीं। और कहा जाता है उसमें जो दिल्ली गए होंगे 380 के करीब में सीढ़ी, जो कभी चढ़ने का प्रयास किए होंगे या कहीं देखा होगा, तो ये सब लिखना नहीं है, सब ऐसे ही बता दिया। लिखने की चीज है, एक मिसलेनियस है, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया और 1993 में इसको विश्व धरोहर सूची में रखा गया था। किसको? कुतुब मीनार को।
तो ध्यान रखिए, याद करने की चीज है। जैसे इस बार आसाम का मुइद्दम को रखा गया है और 43वां विश्व धरोहर सूची में है, 46वां सत्र की बैठक नई दिल्ली में हुई है। ये सब परीक्षा के दृष्टि से न भूलने वाली बात। अभी थोड़ी देर में क्वाड का घोषणा पत्र के विषय में भी कहीं चर्चा होगी तो बताएंगे, लेकिन अभी हम मूलतः इसी पे रहेंगे, क्योंकि ऐसे तथ्य परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। क्वाड पर अभी क्वेश्चन सेट नहीं हुआ होगा, तो क्वाड की बैठक के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उस पर नजर रखिए क्या क्या हुआ, कौन सा घोषणा हुआ, किन बिंदुओं पे आम सहमति हुई। घोषणा तभी जारी होती है जब आम सहमति होती है। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका है, और भारत को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया, और सभी ने एक स्वर में इस बात को दोहराया कि यदि चीन से कोई मुकाबला कर सकता है तो वो भारत ही है जो मुकाबला कर सकता है। और अब वो जमाना गया जब विश्व राजनीति में यूरोप की चलती थी, ठीक है, एक समय में अमेरिका की चलती थी। आज भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी बात यूक्रेन भी सुन रहा है और जिसकी बात रूस भी सुन रहा है। और यदि रूस और यूक्रेन के बीच मध्य शांति की वार्ता हुई अगली, तो उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। फिलहाल अभी हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहीं नहीं है। इल्तुतमिश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, कुतुब मीनार के बिंदु पे आपको हम जानकारी दे रहे। नेक्स्ट, उसने एक नोट में लिख दिया शमसी वंश, शमसी वंश के वंश को शमसी वंश कर। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट में एक और तथ्य, वो है चहलगानी, तुर्कानी चहलगानी। उन्होंने सबसे पहले 40 योग्य तुर्कों के सरदारों का एक चालीसा बनाया। हालांकि इसका उन्मूलन बलबन ने कर दिया, तो समाप्त बलबन ने ही किया, लेकिन 40 तुर्क सरदारों का, ये याद रखिएगा, एक दल चालीसा बनाया जिसको हम चहलगानी कहते हैं। लिख देंगे, उन्होंने 40 तुर्की सरदारों का एक दल बनाया जिसे चहलगानी का नाम दिया गया। इसका उन्मूलन किसने किया? इसका उन्मूलन बलबन ने किया। इसका उन्मूलन बलबन ने किया। इसका उन्मूलन बलबन ने किया। नेक्स्ट, ध्यान रखें कि इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण के जनक के रूप में भी जाना गया। गुंबद निर्माण के जनक के रूप में भी जाना गया। गुंबद निर्माण के जनक के रूप में भी जाना गया। ठीक है, गुंबद निर्माण के जनक के रूप में जाना गया। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा का निर्माण किया था। उसने सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र के कब्र पर ही एक मकबरा का निर्माण किया था, जो भारत का प्रथम मकबरा था। जो भारत का प्रथम मकबरा था। और याद रखिएगा, भारत का प्रथम मकबरा था। और याद रखिएगा कि प्रथम मकबरा को स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। भारत में प्रथम मकबरा स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ऐबक ने बनाया। ठीक है कि नहीं? आपकी जानकारी में है, 2.5 दिन का अजमेर का झोपड़ा भी हम उपयोग उसी रूप में करते हैं। ये कब्र क्या होता है? हद करते हो यार तुम लोग तो। ठीक है कि नहीं? ध्यान रखिएगा। फिर लिखे, गौड़ी के नाम पर मदरसा मुज्जी। गौड़ी के नाम पर
मदरसा ये मुज्जी की नींव रखी, मदरसा ये मुज्जी की नींव रखी, ठीक है, मदरसा ये मुज्जी की नींव रखी। यही भारत का प्रथम पहला मकबरा है सुल्तानगढ़ी का, इसको पुस्तकों से लेकर आप तक पहुंचाया गया है, ठीक है। और इसमें एक लाइन और लिख देंगे, इल्तुतमिश के समय में, इल्तुतमिश के समय में नागौर आस्थान में अतरकीन का दरवाजा भी बनाया गया, अतरकीन का दरवाजा भी बनाया गया था, अतरकीन का दरवाजा भी बनाया गया था। इल्तुतमिश के समय में अतरकीन का दरवाजा भी बनाया गया था, ठीक है। नागौर राजस्थान, ये वही नागौर राजस्थान है जहां से प्रथम, बताइए, उसके बाद पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति के आलोक में 1959 में 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी। एक हर संभव स्थिति में याद रखेंगे, इसके बाद आंध्र प्रदेश में पंचमपल्ली में हुई थी। पंचायती राज को जो संवैधानिकता का दर्जा दिया गया वो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिए गए। अभी हम लोग 73वें संविधान संशोधन में नहीं है, अभी हम लोग हैं इल्तुतमिश में। इल्तुतमिश के विषय में 2 बातें नोट में जानबूझ करके मैं उसको अलग तस्वीर में लाना चाह रहा हूं कि उसके समय में विदेशी आक्रमण का भी भय उत्पन्न हुआ, लेकिन उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही, सीमांत क्षेत्र से ही वापस लौट गया। जब चंगेज खां, जिसका दूसरा नाम क्या था, कौन बताएंगे? चंगेज खां का दूसरा नाम क्या था? यार हम पूछ रहे हैं, चंगेज खां का दूसरा नाम तो लिखता हाँ, तेमुचोरियन, वेरी गुड। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब मध्य एशिया का एक शासक युवा राजकुमार मंगलवर्णी पे आक्रमण हुआ और भागते हुए वो इल्तुतमिश तक पहुंचा। हालांकि इल्तुतमिश के सीमा तक पहुंचा और उसने संवाद भेजवाया मदद करने की, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीतिकता के साथ उस आक्रमण को टाल दिया और अपने मित्र को मदद नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि हमारा भी नवोदित साम्राज्य है और यदि मध्य एशिया की राजनीति में मैं उलझूंगा तो फिर ये साम्राज्य बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि शुरुआती दिनों में मध्य एशिया की राजनीति में दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक ने अहम भूमिका नहीं निभाई। मुगलों के काल में आप देखे होंगे, शाहजहां के काल में बल्ख अभियान, ये सब जो मध्य एशिया की राजनीति में इंटरफेरेंस है वो शाहजहां, चूंकि शाहजहां को करने के लिए इनर लेवल पे बहुत ज्यादा था भी नहीं एक्सटेंशन, और पैसे भी थे, राजस्व भी थे, तो कंस्ट्रक्शन, कल्चरल हेरिटेज और पॉलिटिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी हिस्सेदारी, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ने और समझने का कोशिश कीजिए। फिलहाल तो आपकी मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी बताया कि आक्रमण का खतरा किसका था, तो चंगेज खां का। तो नोट में लिख देंगे, इल्तुतमिश के साम्राज्य पर 1221 ईस्वी में मंगोल या ईश्वर का अभिशाप या तेमुचियन के आक्रमण का खतरा तब उत्पन्न हुआ, आक्रमण का खतरा तब उत्पन्न हुआ जब उसने, आक्रमण का खतरा तब उत्पन्न हुआ जब उसने मंगलवर्णी को सहायता देने से मना किया, सहायता देने से मना किया, सहायता देने से मना किया, ठीक है। ये सब ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष थे जिसको आपको
हर संभव स्थिति में याद करके रखना था और ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण थे। इस तरह से आपने इल्तुतमिश को जानने और समझने की कोशिश की। ईश्वर का अभिशाप स्वयं को कहा, ये सभी के इंपॉर्टेंट बिंदु है। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पे बैठने वाले थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। हालांकि अपनी उत्तराधिकारी उसने रजिया को घोषित कर रखी थी। एक लाइन लिख देंगे, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पे बैठने वाला शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। और उसके बाद रजिया सुल्तान ने सल्तनत की वागडोर संभाली। और ऐसा करने वाली मध्यकाल की वह पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। और ऐसा करने वाली वो मध्यकाल की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। नेक्स्ट पॉइंट, कहा जाता है कि उसने दिल्ली के लोगों से लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा था। कहा जाता है कि उसने दिल्ली के लोगों से लाल वस्त्र पहनकर अपने लिए न्याय मांगा था। नेक्स्ट, रजिया ने पुरुष वेशभूषा में शासन किया और अपने शासन के दौरान याकूत को अमीर आखूर बनाया, जो एक महत्वपूर्ण पद था। और अपने शासन के दौरान, और कौन सा क्वेश्चन, और अपने शासन के दौरान याकूत को अमीर आखूर बनाया। कौन सा क्वेश्चन पूछा था इसमें? TRE 3 में पूछा था सर। अमीर आखूर बनाया, जो अश्वशाला का अध्यक्ष हुआ करता था। लेकिन जल्द ही अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। जल्द ही भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया ने याकूत की हत्या करके रजिया को बंदी बना लिया और विवाह किया। कालांतर में इल्तुत के पुत्र बहराम शाह ने उसको बंद कर दिया। कालांतर में इल्तुतमिश का पुत्र बहराम शाह ने उसका हत्या कर दिया। कालांतर में इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह ने उसकी हत्या कर दी 1240 में। इस करीब एक इतिहासकार थे मिनहाज उस सिराज, उनके इस कथन को लिख लो। आजकल कमीशन इतिहासकारों के कथन के विषय में भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है और इसी कड़ी में इन बातों को मैं लिखाना चाहूंगा। कहा भी जाता है कि रजिया का पतन होने का सबसे बड़ा कारण था कि उसका महिला होना। समझ जाओ कि आज भी इतने आधुनिक प्रगतिशील युग में, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्लोबल विलेज के एरा में भी महिलाओं के शासन को
लोगों को बर्दाश्त करने में कठिनाई होती है, चाहे वो घर हो, समाज हो, या देश हो, या प्रशासन। इतनी पुरुषवादी मानसिकता प्रभावी में। लेकिन आज से 800 साल पहले शासन किया 4 सालों तक, बहुत बड़ी बात थी। और इसलिए मिन्हाज ने लिखा भी कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वो सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। रजिया में वो सभी महत्वपूर्ण गुण थे जो सुल्तान में होने चाहिए। ये बातें मिन्हाज ने ही लिखा था। तो लिख देंगे मिन्हाज के इस कथन को, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया डैश डैश डैश। भाग्य ने उसे तो तुम इसके बाद पर क्यों बैठा था? कौन क्यों बैठा था? उत्तराधिकारी का नियम तो था नहीं, जिसकी तलवार उसकी सत्ता। देखे नहीं अभी रुकनुद्दीन फिरोज शाह की तलवार मजबूत थी, बैठ गया। रजिया ने उसको अपने पिता की दुहाई दी लोगों के सामने, और लोगों को दलित करके फिर से गद्दी को हथिया लिया। फिर कालांतर में बहराम शाह की मजबूत तलवार आ गई, बहराम शाह ने गद्दी संभाल लिया। बहराम शाह के बाद मसूद शाह ने गद्दी संभाल लिया। फिर लिखिए, बहराम शाह के बाद मसूद शाह ने गद्दी संभाला। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद थे। 1246 से 1266 तक। 1246 से 1266 तक, ठीक है। लेकिन नोट में एक पद को नहीं छोड़िएगा। वो पद था नायाब मुबालकात। ये पद का सृजन करता यही था। वहां नोट में लिख देंगे, बहराम शाह के नोट में, बहराम शाह के समय में एक नए पद नायाब मुमलिकियात पद की सृजन की गई। देखो कि इसके समय में सत्ता के 3 दावेदार हो गए, सुल्तान, नायाब और वजीर। वजीर भी कालांतर में चलोगे तो वजीर ने ही मुगलों की सत्ता में सेंध लगा दी। कालांतर में आप पढ़िएगा सैयद बंधुओं के विषय में, जो निर्माता के रूप में इतिहास में जाना गया था, ठीक है कि नहीं। तो अब सत्ता का चेंज हो गया। और यह भी कहा जाता है कि मंगोल आक्रमण 1241 में बहराम शाह के समय में हुआ था, ठीक है कि नहीं। तो नोट में ये भी लिख दो, इसके काल में मंगोल का आक्रमण हुआ। नोट में। लेकिन हम लोग पहुंच चुके हैं नसरुद्दीन महमूद में। नसरुद्दीन महमूद इतना निहायत शरीफ किस्म का धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था कि उसका मुख्य काम कुरान की आयतें लिखने में ही बीत जाती थी। और उसके समय में अभी जो मिन्हाज उस सिराज की नाम मैंने कहा है, कि मिन्हाज उस सिराज ने अपनी एक किताब लिखी थी तबकात नासरी, जो उसी को समर्पित। इसलिए कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि तबकात नासरी किसने लिखा और किसको समर्पित। तो लिखिएगा, नसरुद्दीन महमूद कुरान की आयतें लिखने के लिए प्रसिद्ध था। अति महत्वपूर्ण है कि मिन्हाज सिराज की किताब तबकात नासरी, मिन्हाज उस सिराज की किताब तबकात नासरी उसी को समर्पित थी। और उसके शासन काल में
समस्त शक्ति और उसके शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी, नायाब के हाथों में थी, जो उल्गू खां के नाम से जाना गया। नायाब के हाथों में थी, जो उल्गू खां के नाम से जाना गया, उल्गू खां के नाम से जाना गया। नायाब के हाथों में थी, जो उल्गू खां के नाम से जाना गया। असली नाम बलबन का बहाउद्दीन था, असली नाम बहाउद्दीन था। ठीक है, बात जा रही है ना? बहाउद्दीन था। इतिहास में उसे लौ, रक्त और लौह के नीति के कारण याद रखा गया। इतिहास में उसे रक्त और लौह के नीति के कारण याद रखा जाता है। रक्त और लौह के नीति के कारण याद रखा जाता है। अब आ रहे हैं, आ रहे हैं, अब नौरोज में आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। हम लोग अब गयासुद्दीन बलबन में प्रवेश कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के पहले वंश, गुलाम वंश का यह अंतिम शासक है। ठीक है कि नहीं? हाँ, अभी आएंगे उसमें, तो इसकी चर्चा करेंगे बिना नौरोज का और बिना राजत्व के सिद्धांत का जिले इलाह। ठीक है, आपके सिद्धा पाबोस, इन सब के बिना हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ईरानी नववर्ष की परंपरा, नौरोज, ये सब तो इतिहास के एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और सल्तनत का वो पहला शासक था जिसने राजत्व के संबंध में स्पष्ट रूप से विचार को व्यक्त किया, तो उसे भला हम कैसे छोड़ दें? ठीक है कि नहीं? और छूटा भी तो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पहले से भी। नियावते खुदाई जिले इल्लाह, ठीक है, सिद्धा पाबोस, रक्त लौह की नीति, एक लाइन में भी तुम पूरे बलबन को लिख सकते हो। रक्त लौह की नीति, सिद्धा पाबोस, जिले इल्लाह, नियावते खुदाई, नौरोज, नहीं, इस तरह से भी तुम एक लाइन में भी याद करके रख सकते हो। और पहली बार एक अस्थाई जो सेना बनाई जिसका नाम था दीवाने अर्ज, वो भी कई कई बार पूछा हुआ है। अफरासियाब के वंशज के रूप में से जाना गया, अपने आप को बड़े वंशज से जोड़ा, क्योंकि राजत्व की अवधारणा में उसका यह बात ही थी कि वो कहता है कि जब भी मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे हाथ अपने आप तलवार पे चले जाते हैं। तो ये सब जो उनके दृष्टिकोण थे उसके विषय में हम अभी आपको जानकारी देने जा रहे हैं। अब बलबन साहब बहाउद्दीन इसका असली नाम था, उल्गू खां इसकी उपाधि थी। नसरुद्दीन महमूद अपने दामाद के नायाब के पद को सुशोभित किया। अब हम लोग इसके मूल में अभी थोड़ी देर पहले एकता का जहलगानी का उन्मूलन इत्यादि की भी चर्चा किए हैं, तो हम लोग चलते हैं आगे, लिखेंगे। बलबन सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था, या एकमात्र पहला सुल्तान था। एकमात्र छोड़ दो, आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी ने भी राजत्व के विचार दिए। पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के विषय में स्पष्ट विचार व्यक्त किए, राजत्व के विषय में स्पष्ट विचार व्यक्त किए, और उन्होंने राजा के पद को या सुल्तान के पद को ईश्वर के प्रतिनिधि और छाया से जोड़ा। ईश्वर के प्रतिनिधि और ईश्वर की छाया से जोड़ा, जिसे क्रमशः जिले इल्लाह, जिसे क्रमशः जिले इल्लाह और नियावते खुदाई कहते हैं। 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 नियावते खुदाई कहते हैं। उसने दरबार में ईरानी आदर्शों को स्थापित किया। उसने दरबार में ईरानी आदर्शों को स्थापित किया। नौरोज नामक नववर्ष चलाएं और सिद्धा पाबोस, नौरोज नामक नववर्ष चलाएं और सिद्धा पाबोस की प्रथा शुरू की। नौरोज नामक
अब वर्ष चलाएं और सीधा पावोस की प्रथा आरंभ की। चालीसा को उन्होंने चालीसा का उन्मूलन किया और सेना का पुनर्गठन किया। उन्होंने चालीसा का उन्मूलन किया और सेना का पुनर्गठन किया। इसी कड़ी में दीवाने अर्ज विभाग बनाया और पदधारी का नाम दीवाने आरिज रखा गया। दीवाने अर्ज विभाग बनवाया और पदाधिकारी का नाम दीवाने आरिज रखा गया, जिस पर इमाद उल मुल्क को पदस्थापित किया गया और जिस पर इमाद उल मुल्क को पदस्थापित किया गया। इमाद उल मुल्क को पदस्थापित किया गया। आप लोग की जानकारी में दे दें, इसके समय में दो बहुत प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। एक का नाम था, सब लोग बताएंगे ही, लिख के बताइए। एक का नाम था अमीर खुसरो और दूसरे का नाम था अमीर हसन देहलवी। अमीर खुसरो के विषय में कहा भी जाता है कि उन्होंने 7 सुल्तानों के राजकाज को देखा था। प्रमुख राज कवियों में, दरबारी कवियों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम प्रमुखता में है, लेकिन पहला जो उसने इस दरबार में रहकर अपने कवित्व शैली को आगे बढ़ाया वो बलबन का ही दरबार था। तो लिखेंगे बलबन के समय में अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी के दरबारी कवि थे। उनके दरबारी कवि थे 1253 में अमीर खुसरो का जन्म 1253 में अमीर खुसरो का जन्म एटा पटियाली में हुआ, इलाहाबाद। एटा पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ। निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। तूतीय हिंद कहे गए। तबला, सितार, कव्वाली, बहुत बढ़िया नीतीश कुमार। तबला, सितार, कव्वाली के सृजनकर्ता में उनकी गिनती होती है। सृजनकर्ता के रूप में उन्हें श्रेय दिया जाता है। उन्होंने एनम, घोड़ा, सनम जैसे नए रागों की रचना की। एनम, घोड़ा, सनम नामक नए रागों की घोषणा की। आप लोग को होम टास्क दे देते। एनसीईआरटी पुरानी से जो सल्तनत का सांस्कृतिक विकास है तो आज ही पढ़ के सोइएगा। सल्तनत का सांस्कृतिक विकास, उसको निश्चित रूप से पढ़ के सोइएगा। ठीक है कि नहीं? जब मैं कह दिया हूं तो कह दिया, तो याद कीजिएगा थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। मैंने पढ़िए, 1-2 बार पढ़िएगा, तथ्य मिले ना मिले लेकिन अप्रोच तो बनेगा। कोशिश कीजिए। कहते हैं कि एनसीईआरटी की क्या प्रमुखता है ये बताने की जरूरत नहीं है। शुरू दिन से लेकर अंतिम दिन तक 15 नवंबर तक इस कक्षा को चलाएंगे। 15 नवंबर तक कहते रहेंगे। आप कीजिए ना कीजिए, वो तो जो इसको स्वीकार करता है वो बहुत आगे निकल जाते हैं, और जो नहीं करते हैं तो मैं क्या कर सकता। सब लोग बुजुर्ग हैं, अब छात्र भी मेरे बुजुर्ग हो चुके हैं। आगे चलिए। जिस बिंदु को मैं बता रहा था वो था सेना का पुनर्गठन, अमीर खुसरो, हसन देहलवी,
तूतीय हिंद, अमीर खुसरो के विषय में अभी तूतीय हिंद की बात कर रहा था, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य की बात कर रहा था, सितार कब्बाली की मैं बात कर रहा था। और एक नोट में लिख देंगे, बलबन स्वयं को अफरासियाब के वंशज से जोड़ा। नोट में बलबन ने स्वयं को अफरासियाब के वंशज से जोड़ा। ठीक है। नोट नंबर 2, बलबन का एक पुत्र मोहम्मद था जो मंगोल का शिकार हुआ। बलबन का एक पुत्र मोहम्मद था, शहजादा मोहम्मद, जो 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 का शिकार हो गया, जो मंगोल का शिकार हो, मंगोल का शिकार हो। नोट नंबर 3 और लास्ट, नोट नंबर 3 और लास्ट, कौन बताएंगे एकता अधिकारियों के बीच फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, रोशन जी मेरी ओर ध्यान दीजिए, कौन बताएंगे कि एकता के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बलबन ने किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? एकता के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन बताएंगे? बड़ी तो यार गुप्तचर थे, गजब हाल। कौन बताएंगे? और मुखित शर्मा और मुक्ति, और मैं आप ही से पहले जानना चाहूंगा, पहले आप बताइए। चंदन जी नहीं है क्या? बजरंगी, चंदन, सुभाष, नीतीश, पूजा, पूजा सोंदर, तुम भांग तो नहीं खा ली हो? सोंदर कृषि ऋण था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ऐसा उत्तर दोगी तो मैं दुखी होकर बंद कर दूंगा। जब हाल, इससे अच्छा ना बोलो। ख्वाजा, वेरी गुड। नारायण जी ने सबसे अच्छा आंसर दिया है ख्वाजा। उस अधिकारी का नाम था ख्वाजा। उस अधिकारी का क्या नाम था? ख्वाजा। तो नोट में लिख दीजिए, बलबन ने ख्वाजा की नियुक्ति की, बलबन ने ख्वाजा की नियुक्ति की, बलबन ने ख्वाजा की नियुक्ति की, जिसका उद्देश्य एकता के भ्रष्टाचार को रोकना था, एकताधारी के भ्रष्टाचार को रोकना था। एकताधारी के भ्रष्टाचार को रोकना था, जिसका मुख्य उद्देश्य एकताधारी के भ्रष्टाचार को रोकना था, जिसका मुख्य उद्देश्य एकताधारी के भ्रष्टाचार को रोकना था। ठीक है, याद रखिएगा। ख्वाजा, ख्वाजा, रोशन, नीतीश, रुदल, सौरभ, समझे? ख्वाजा नहीं भूलना है, ख्वाजा को घेर लीजिए। ठीक है, नौरोज वगैरह तो याद रखते ही हैं, ख्वाजा भी याद रखिए। बली, बली को भी याद रखिए, बड़े इक्तादार को बली कहते थे। ठीक है, इन सब को भी थोड़ा सा ध्यान करके रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं, क्योंकि अंतिम शासक के रूप में क्यूमर्स थे। अंतिम शासक के रूप में कौन थे? क्यूमर्स थे, क्यूमर्स थे। अंतिम शासक के रूप में क्यूमर्स थे, क्यूमर्स थे। चल, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी दिल्ली सल्तनत का एक बड़ा खंड गुलाम वंश खत्म हुआ। कल हम खिलजी वंश और तुगलक वंश को देखेंगे। मैंने कहा भी है कि कोई भी बड़े वंश को देखने में कम से कम 1.25 से 1.5 घंटे, और छोटे वंश को 45 मिनट से 1 घंटे। थोड़ा सा आपके कॉपरेशन की जरूरत है, तो तेज गति से लिखिए, ध्यान से सुनिए, मेमोराइज करने की कोशिश की। अब मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपसे बनवाना चाहूँगा। अपनी जगह पे सब लोग रहेंगे, क्वेश्चन अभी जाएगा, अभी इसी से मैं जोड़ूंगा, और तब तक 1 मिनट आप प्रतीक्षा करें।